हेलो फ्रेंड्स, मैं नानी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने हिंदू सामाजिक संगठन को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो समाजशास्त्र का जो स्टार्टिंग टॉपिक जो इसमें दिया हुआ है, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र का क्षेत्र, प्रकृति, महत्व, है ना, और अन्य विज्ञानों से संबंध। इसको हम बाद में देखेंगे। मैं इसलिए बाद में देखेंगे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि समाजशास्त्र को आसान तरीके से आप लोगों के सामने पेश करूँ। और जो क्रम है उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो समाजशास्त्र आपको ईजी समझ में आ जाएगा। अन्य विज्ञानों से संबंध इसको हम कब पढ़ेंगे? जब हम इन चारों को पढ़ेंगे। उसके बाद प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत समाज को पढ़ेंगे, समुदाय को पढ़ेंगे, समिति को पढ़ेंगे, संस्था को पढ़ेंगे। और ये दो जो टॉपिक है ना, ये सेपरेट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चारों को पढ़ने के बाद अन्य विज्ञानों से संबंध को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सीक्वेंस। तो चलिए आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र का अर्थ। चलिए दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, ये जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र के बारे में कुछ बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, इसके विकास क्रम से संबंधित है कि समाजशास्त्र को नवीन विज्ञान भी कहा जाता है। नवीन विज्ञान क्यों कहा जाता है समाजशास्त्र को? आइए देखते हैं। प्राचीन काल से हम जानते हैं कि प्राचीन काल से, जो आदिकाल से जो मनुष्य निवास करते थे, मनुष्य जो रहते थे जहाँ पे, वो समाज में ही रहते थे, लेकिन समाज के बारे में अध्ययन नहीं करते थे। ओके, समाज में रहते थे लेकिन समाज के बारे में अध्ययन नहीं करते थे, ना ही स्वयं के बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा रखते थे। लेकिन उसी दौरान आपका जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जो करते हैं उसमें उसको जो है प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्राकृतिक विज्ञानों की उस दौरान खोज हुई थी। प्राकृतिक जो पर्यावरण को समझने का प्रयास किया, प्राकृतिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। तो प्राकृतिक विज्ञान की खोज काफ़ी पुराना है समाजशास्त्र की तुलना में। जो समाजशास्त्र है उसकी खोज काफ़ी देर से हुई है, आपका 19वीं सदी के आसपास, है ना। 1838 में अगस्त काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र की खोज करते हैं। इस वजह से समाजशास्त्र को नवीन विज्ञान भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इसका कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। समाजशास्त्र का जो स्टार्टिंग में जो सिलेबस में रखा गया है वहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा। सबसे पहला जो है समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा से 30 वर्ड में पूछ सकता है। अर्थ और परिभाषा आपका 30 वर्ड से ऊपर नहीं जाएगा। अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र की बात करूं तो इसको आपको मैक्सिमम 60 वर्ड में आपको तैयार करना है, क्योंकि इसके क्षेत्र को दो तरीके से पढ़ा जाता है ना। मतलब इसका जो है दो बिंदुओं को आधार मान के पढ़ा जाता है। तो दोनों बिंदुओं को आपको 30 वर्ड में बना के रखना है। तो इस तरीके से ये है 60 वर्ड हो जाएगा तो आपका क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम क्षेत्र को समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ से की पॉइंट निकालेंगे। और तीसरा चीज़ जो है आपका अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, महत्व के बारे में पढ़ेंगे। महत्व तो 100 वर्ड्स तक आपको तैयारी रखना पड़ेगा। अगर 30 वर्ड में पूछेगा तो आपको 30 वर्ड में सॉलिड जो पॉइंट है उनको लिखना रहेगा। 60 वर्ड में भी आप जो सॉलिड है उनको पहले लिखेंगे, लेकिन 100 तक आपको तैयारी रखना पड़ेगा महत्व को। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें प्रकृति का। प्रकृति, समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, ओके, समाजशास्त्र की जो प्रकृति है इसको हम तैयार करेंगे 100 वर्ड्स में। 100 वर्ड्स या 125 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पॉइंट पर्याप्त मिलते हैं। यहाँ प्रकृति के अंतर्गत रखा गया है कि समाजशास्त्र को एक पक्ष है जो विज्ञान मानता है और एक पक्ष जो है इसका विरोध करता है, विज्ञान नहीं मानता है। तो उन दोनों पक्ष को हमें देखना है। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, किताब में क्या लिखा है देखते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, इतना स्पष्ट है। इस नवीन विज्ञान, इसमें जो की पॉइंट है आपका, नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट काम्ट को है। इस चीज़ को याद रखना है। काम्ट ने ही सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया। समाजशास्त्र में काम्ट के अलावा दुर्कीम, कार्ल मार्क्स एवं मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इतना स्पष्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। समाजशास्त्र का अंग्रेजी पर्याय सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस लैटिन और लोगस ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। जो सोशियस शब्द है वो लैटिन से और जो लोगस शब्द है वो ग्रीक शब्द से बना है। समाजशास्त्र को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है। समाजशास्त्र समाज के विज्ञान के रूप में, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। ये आपका जो समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा पूछेगा तो आपको इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये बताना है। परिभाषा पूछेगा तो आपका ये चारों आना चाहिए, है ना। और यदि आपसे अगर प्रश्न पूछता है समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो आपको उसमें लिखना ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप इसका शाब्दिक अर्थ बता देंगे एक लाइन में।
और उसके बाद जैसे उसमें आप लिखे कि समाजशास्त्र का अंग्रेजी पर्याय सोशियोलॉजी, दो शब्द सोशियस लैटिन और लोगस ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसमें समाज के विज्ञान, सामाजिक संबंधों के अध्ययन, सामाजिक समूहों के अध्ययन, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है जिसकी खोज या फिर उसका जो क्या कहना चाहिए, उसको फाउंडर जो है आपका, उनका कोट कर देंगे आप 1838 में। इसका जो जनक हैं अगर ऑगस्ट कॉम्ट, 1838 में उस चीज़ को कोट कर देंगे और आधुनिक विज्ञान है उसे लिख देंगे। तो इतने में आपका समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं उसका सटीक आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने समाजशास्त्र के सामान्य परिचय और समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो समाजशास्त्र का परिभाषा लिखा हुआ है, ये सब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। इसमें लिखा है कि समाजशास्त्र समाज के विज्ञान के रूप में। समाजशास्त्र समाज के विज्ञान के रूप में कैसे? तो विज्ञान मानने के पीछे कुछ समाजशास्त्रियों का मत है, जिनमें से हम देखते हैं उनका नाम गिडिंग्स है ना। गिडिंग्स आपको याद नहीं रखना है, मैं समझने के तौर पे बोल रहा हूँ। गिडिंग्स, समनर है ना, समनर और एक समाजशास्त्री में वार्ड। ये मुख्य रूप से 3 जो समाजशास्त्री हैं इनका नाम मिलता है कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन पद्धति है उसमें अवलोकन को शामिल किया गया है। अवलोकन क्या है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इसके बारे में आपको सामान्य तरीके से बता दूंगा। अवलोकन को शामिल किया गया है, अनुसूची को शामिल किया गया है ना। और इसमें आपको कल्पनाओं और आदर्शों का कोई स्थान नहीं दिया गया, कल्पनाओं और आदर्शों का कोई स्थान नहीं दिया गया है। वस्तुनिष्ठता को महत्व दिया गया है। ओके, वस्तुनिष्ठता को महत्व दिया गया है। वस्तुनिष्ठता मतलब जो चीज़ जैसा है उसी रूप में स्वीकार करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है, जो यथार्थ है। ओके, और इनके अलावा जो समाजशास्त्र के जनक हैं ऑगस्ट कॉम्टे है ना, समाजशास्त्र के जो जनक है ऑगस्ट कॉम्टे, इन्होंने भी समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। यही सब के कारण अवलोकन पद्धति, वस्तुनिष्ठता, अनुसूची है ना, इन्हीं सब के चलते विज्ञानों की रानी कहा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समाज में सबसे पहले किस समाज का अध्ययन किया, समाजशास्त्र में सबसे पहले किस समाज का अध्ययन किया गया था। तो इसमें 2 समाज हमारे सामने आते हैं, एक है मानव समाज और दूसरा है पशु समाज, या दोनों ऐसे। तो समाजशास्त्र में सबसे पहले मानव समाज का अध्ययन किया गया था या पशु समाज का अध्ययन किया गया था, या दोनों, मानव और पशु दोनों समाज का अध्ययन किया गया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि समाजशास्त्र में केवल और केवल मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है, पशु समाज का कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। दोस्तों विज्ञान के बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है सामाजिक संबंधों के अध्ययन के बारे में। सामाजिक संबंधों के अध्ययन, चलिए न्यू स्लाइड में देखते हैं। तो सामाजिक संबंध के अध्ययन के बारे में हमने बात की। तो कुछ विद्वान हुए है ना, कुछ विद्वान हुए जो विज्ञान को भी मानते हैं और सामाजिक संबंधों को भी मानते हैं है ना, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन को भी मानते हैं। तो जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, जो सामाजिक संबंधों का जो व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है उसमें मुख्य रूप से समाज को महत्व दिया गया है। आपने नाम सुना होगा मैकाइवर एवं पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है, सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? जो मानव जो है पारस्परिक जागरूकता और आपसी संपर्क, पारस्परिक जागरूकता शब्द को ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक जागरूकता और आपसी संपर्क के कारण विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह के साथ अगणित रूप से, विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह के साथ अनगिनत रूप से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। ओके, जिससे समाज का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। और ऐसे समाज और संबंधों का जो अध्ययन है उसको समाजशास्त्र कहा जाता है। क्लियर है? मैंने कहा कि मानव जो है पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के कारण विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अगणित रूप से, अनगिनत रूप से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं और समाज का निर्माण होता है उससे। तो ऐसे समाज और संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र कहा जाता है, ऐसा मिलता है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करता है, समूहों का अध्ययन करता है, समूहों का अध्ययन। इसमें आप देखिएगा जो व्यक्ति जो है समूह में रहता है, व्यक्ति समूह में रहता है, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है और अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों की पूर्ति करता है। ओके, अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों की पूर्ति करता है। उदाहरण स्वरूप हम कुछ समूहों की बात करें तो उसमें कौन कौन से समूह हो सकते हैं, जैसे कोई राजनीतिक समूह हुआ, धार्मिक समूह हुआ, परिवार समूह हुआ, जाति समूह, खेलकूद समूह, विद्यालय समूह, ये सब चीज़ें सामाजिक समूह के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक शब्द याद रखना है आपको, अंतःक्रिया। ये जितनी भी समूह है ना, जितने भी समूह हैं सभी अंतःक्रिया की एक व्यवस्था के रूप में है।
अंतःक्रिया की एक व्यवस्था के रूप में। अब अंतःक्रिया क्या है मैं आपको बता दूं। अंतःक्रिया से आशय जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ या जब एक व्यक्ति समूह के साथ जागरूक अवस्था में, किसी समूह के साथ जागरूक अवस्था में, याद रखिएगा शब्द याद रखिएगा, जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, है ना, जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, उसे अंतःक्रिया कहा जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति है जागरूक अवस्था में किसी व्यक्ति के साथ या किसी समूह के साथ संपर्क में आता है और उसके बाद एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, उसे अंतःक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो अंतःक्रिया के आधार पर ही इस परिभाषा को समाजशास्त्र में रखा गया है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इस परिभाषा में विद्वान जो समाजशास्त्री हैं, वे मानते हैं कि सामाजिक संबंधों के बजाय सामाजिक अंतःक्रिया का वास्तविक आधार है। तो सामाजिक संबंधों को नहीं माने हैं ये लोग माने हैं सामाजिक अंतःक्रिया को इसका आधार माने हैं। समाज का वास्तविक आधार जो है सामाजिक अंतःक्रिया को माने हैं। देखिए ये जो सामाजिक संबंध है, इसमें क्या कहा गया है कि जो सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंध की संख्या अधिक होती है ना, तो जिसकी संख्या अधिक होती है उसको अध्ययन करने में कठिनाई होगी। और जो अंतःक्रिया है समाजशास्त्र में अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तो इस तरीके से हमने तो आपको बता दिया कि अंतःक्रिया का तात्पर्य क्या है और अंतःक्रिया से आशय क्या है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार किसे माना गया है, तो चौथा वाला जो परिभाषा है उसमें सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार जो है माना गया है अंतःक्रिया को। समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान कहा गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समाजशास्त्र का परिभाषा देखा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। परिभाषा के बाद इसमें लिखा हुआ है, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक संपूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का संपूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक क्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण इकाई से आशय, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो लाइन लिखा हुआ है इस लाइन को याद रखिएगा। ये लाइन जो आपका ऑथेंटिक किताब है, गुप्ता एंड शर्मा की जो किताब है समाजशास्त्र का, उसमें लिखा हुआ है। तो इसको याद रखना आपके लिए यूज़फुल रहेगा, समाजशास्त्र के बारे में कहीं लिखना रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हमने अभी देखा समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र का परिभाषा, है ना, और समाजशास्त्र के बारे में सामान्य परिचय। अब हम नेक्स्ट देखते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति में आपका इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 30 वर्ड में पूछ सकता है। 30 वर्ड में पूछेगा तो आपको टू द पॉइंट लिखना है। 60 वर्ड में पूछ सकता है, इसमें भी पॉइंट वाइज लिखना है। 100 वर्ड में भी पूछ सकता है प्रकृति। तो चलिए दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसमें समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में हम 100 वर्ड्स तक तैयार करेंगे। इसमें पर्याप्त रूप में लिखा गया है, पर्याप्त मात्रा में लिखा हुआ है, ऐसा पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता उसे मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ है आपका, कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं जबकि कुछ इसे अध्ययन की मानवीय शाखा मानते हैं। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में मत भिन्नता पाई जाती है। अगस्ट काम्टे, दुर्किम, बेबर, परेटो आदि समाजशास्त्री इसे विज्ञान मानते हैं। तो इसमें हमें समझ आ रहा है कि कुछ विद्वान जो है इसे विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं और कुछ जो है इस चीज़ का विरोध करते हैं कि समाजशास्त्र जो है विज्ञान नहीं है। तो देखते हैं कि विद्वानों के बीच में कैसी मतभेद है। इसमें सबसे पहला जो है आपका, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के आधार पे पहला बात करेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है आपको, की पॉइंट को ध्यान में रखना है। की पॉइंट ही आपका सार है इसमें। समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति को याद रखना है। समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें मूर्त और अमूर्त तथ्यों के अध्ययन के लिए विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। अब सवाल आता है मूर्त और अमूर्त क्या है। मूर्त जो है आपका, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने समाज, समिति, समुदाय ये सब नहीं पढ़े हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर मैं समाज की बात करूं तो समाज क्या है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त क्यों अमूर्त अवधारणा है? क्योंकि इसमें सामाजिक संबंध जो पाया जाता है वो अमूर्त है, उसे देख नहीं सकते हम लोग, महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए समाज अमूर्त है। तो यहाँ पे जो शब्द मिला है, तो अमूर्त का भी और मूर्त का भी, दोनों तथ्यों का अध्ययन के लिए विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो समाज अमूर्त है। और हम समिति की बात करें तो समिति है आपका मूर्त। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे मूर्त क्यों है, क्योंकि समिति को हम देख सकते हैं, उसका जो गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं, ये तमाम चीज़ भी देख सकते हैं। तो इसीलिए मूर्त और अमूर्त शब्द को ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत महत्व है इस चीज़ का। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और दूसरा आता है आपका, समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। अवलोकन क्या होता है? अवलोकन एक मानवीय इंद्रियों द्वारा आंकड़े संकलित कर लेखबद्ध करना होता है ना। मानवीय इंद्रियों द्वारा आंकड़े संकलन कर लेखबद्ध करना रहता है। तो मानवीय इंद्रिय यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो अध्ययन करता है, स्वयं घटना स्थल पर जाके जो कंटेंट है, जो तथ्य है, वो संकलन करेगा। तो इस तरीके से इसमें किसी प्रकार का कोई
अप्रत्यक्ष वाली कोई बात नहीं है, इसमें डायरेक्ट रहता है, अवलोकन किया जाता है, तो इसे विज्ञान माना गया है इस आधार पे। और तीसरा पॉइंट, समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, फिर विश्लेषण करते हैं। तथ्यों का पहले वर्गीकरण करते हैं, मतलब समानता के आधार पर तथ्यों को पहले बांट देते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। फिर हम चौथा देखते हैं, समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है एवं क्या है का उल्लेख किया जाता है। इसके लिए आप एक शब्द है समाजशास्त्र में जिसका प्रयोग किया भी जाता है, वस्तुनिष्ठता। आप एक शब्द भी प्रयोग कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है का आशय है कि जो वास्तविक घटना की विवेचना की जाती है, मतलब जो वास्तविक जो यथार्थ चीज़ है उसके बारे में बात की जा रही है। तो एग्जामिनर समझ जाएगा। आप सिर्फ वस्तुनिष्ठता भी लिख देंगे तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर आता है आप, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण जो है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कार्य कारण से आशय है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो कोई भी घटना जो है जादुई या चमत्कारिक तरीके से नहीं घटती है, उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। तो इसे जानने का प्रयास करते हैं समाजशास्त्रियों के द्वारा, जो कि इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि जो हमें यथार्थ लगते हैं। कई उदाहरण हैं इसके, जैसे दुर्कीम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। तो जो चीज़ हम देखते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, वही चीज़ को यहाँ पे उस रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें कार्य कारण और संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन आता है आपका, समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना, परीक्षा, पुनर्परीक्षा, तत्पश्चात सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। आप इस लाइन को एक साथ लिख दीजिएगा। सिद्धांतों की स्थापना, परीक्षा, पुनर्परीक्षा। आपका जो गुप्ता एंड शर्मा की किताब है उसमें इसका सेपरेट पॉइंट बना दिए हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक साथ मर्ज कर दिए हैं। उस किताब में सिद्धांतों की स्थापना अलग लिखे हैं, परीक्षा पुनर्परीक्षा अलग लिखे हैं, और सार्वभौमिक सिद्धांत अलग लिखे हैं। तो इस तरीके से वहाँ 3 पॉइंट बनाए हैं, लेकिन आप इसको एक साथ लिख देंगे तो आपका वर्ड लिमिट के अंदर भी आ जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें जो सार्वभौमिक सिद्धांत लिखा हुआ है, सार्वभौमिक सिद्धांत से आशय वैज्ञानिक पद्धति से है। वैज्ञानिक पद्धति से है, जो लगभग जो सार्वभौमिक से आशय है कि जो जिस वैज्ञानिक पद्धति से जो प्रमाणिक जो रिजल्ट निकाले हैं, वो जो है सार्वभौमिक, यानी कि लगभग सभी जगह, सभी देश काल में ना, मतलब सभी जगह लगभग समान रहता है या समान रूप से लागू होता है। तो ये तभी संभव है जब वैज्ञानिक प्रणाली से अध्ययन की जाए। तो इस तरीके से ये भी सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतिपादन संभव है। तो ये भी आपका समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में आता है। तो प्रकृति में दो तरीके के मत हमारे सामने आते हैं, जो विज्ञान मानने वाले विद्वान हैं, जो विज्ञान ना मानने वाले विद्वान हैं। तो इसमें 6 पॉइंट को याद रखना है आपको। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा वैज्ञानिक पद्धति, है ना, और दूसरा हमने देखा था अवलोकन, और तीसरा हमने देखा था तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण। चौथा जो है आपका वस्तुनिष्ठता लिख दीजिएगा, क्या है उसका जो उल्लेख, वास्तविकता। और पांचवा जो है कार्यकारण संबंध, और छठवां जो है सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 7वां पॉइंट भी लिखा है कि 7वां पॉइंट में लिखा है, समाजशास्त्र में क्या है, क्या आधार पर क्या होगा, अर्थात भविष्यवाणी बताने की क्षमता रखती है समाजशास्त्र। तो क्या समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर, ओके, वर्तमान में होने वाले जो परिवर्तन है उसको ध्यान में रखकर समाजशास्त्रियों के द्वारा भविष्य में जो सामाजिक व्यवस्था का रूप है कैसा रहेगा, किस प्रकार रहेगा, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से हम जो देख पाए कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले जो मत हैं वो इस प्रकार हैं। और नेक्स्ट जो देखते हैं कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियाँ, मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं ठहराया जाता है। चलिए, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियाँ, मतलब इसमें उन मत को रखा गया है जो विज्ञान न मानते हैं। तो वैषयिकता, तटस्थता का अभाव, पूर्वाग्रह, पहला लाइन दिया हुआ है, तटस्थता का अभाव जैसे पूर्वाग्रह। तो इसमें तटस्थता से आशय है कि पक्षपात रहित अध्ययन करना। तो इसमें पक्षपात रहित अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कुछ जो विद्वान है उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र में पक्षपात रहित अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे तर्क ये है कि प्राकृतिक विज्ञान जो हमने पढ़ा है, समाजशास्त्र से पहले जो जन्म हुआ है प्राकृतिक विज्ञान का, तो प्राकृतिक विज्ञान की तरह इसमें अध्ययन का जो वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता है ना। तो जैसे समाजशास्त्री है, समाजशास्त्री जो है समाज, जाति, परिवार, धर्म, इन आदि चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जबकि जो समाजशास्त्री हैं इन आदि चीज़ों का अध्ययन तो करेंगे लेकिन स्वयं भी इसका अंग होते हैं, खुद भी समाज से जुड़ा हुआ रहते हैं। तो इस वजह से उनकी जो स्वयं की जो रुचि है, रुझान है ना, पूर्वाग्रह है, व्यक्तिगत विचार है, ये सब बाधाएं उत्पन्न करेगी। तो इस वजह से इसमें तटस्थता का अभाव पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें पूर्वाग्रह भी दिया हुआ है, उसको भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका सामाजिक घटनाओं की जटिलता, गतिशीलता, प्रकृति। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही सामाजिक घटना जो है उसके कई कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं एक सामाजिक घटना का। और समय समय पे सामाजिक घटनाएं जो हैं, जो सामाजिक परिदृश्य होता है, हम जानते हैं कि परिवर्तन होते रहता है समय समय पे। सामाजिक परिदृश्य परिवर्तन होता है तो सामाजिक घटनाएं जो है उसमें भी उसका जो स्वरूप है उसमें भी परिवर्तन आता रहेगा कुछ ना कुछ। तो ये जटिलता और परिवर्तनशीलता के कारण विज्ञान नहीं मान सकते, ऐसा कहा गया है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। सार्वभौमिकता का अभाव मतलब सभी जगह एक समान लागू होना, है ना। सार्वभौमिकता और एकरूपता का अभाव पाया जाता है। तो देखिएगा, इसमें मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप सीजी के जनजाति समूह की बात करें, जनजातियों पे बहुत अध्ययन होता है समाजशास्त्रियों के द्वारा। हम घुरिये की बात करें या आपका वेरियर एलिविन जी की बात करें, उन्होंने समाज जनजातियों पे अध्ययन किए हैं। तो हम सीजी की जनजातियों के बारे में बात करें और हम देखते हैं राजस्थान के जनजातियों के बारे में, तो यहाँ की जो जनजाति समस्या है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, उनकी विशेषताएं या फिर जनजाति से संबंधित कुछ भी है वो डिफरेंट मिलेगा। इसमें कुछ ना कुछ इसमें अंतर पाया जाएगा समस्याओं में भी। और यहाँ पे जो सीजी में जो जनजातियाँ, इसमें भी कुछ ना कुछ अंतर पाया जाएगा, कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाएगी, है ना। तो इस तरीके से दोनों जगह अलग अलग है तो सार्वभौमिकता नहीं हो सकता। तो जो भी वैज्ञानिक पद्धति से जो भी अध्ययन करते हैं तो दोनों जगह एक समान बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको सार्वभौमिकता कहा जाता है। तो इसमें सार्वभौमिकता जो है उसका अभाव पाया जाता है, ऐसा माना गया है इसमें इनके मतानुसार। और दूसरा चीज़ हम देखते हैं सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई। इसमें दिया है सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई, वो कैसे है। देखिए, जो सामाजिक घटनाओं की प्रकृति है वो अमूर्त माना गया है। अमूर्त यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको महसूस कर सकते हैं। तो इस वजह से इस कठिनाई और माप में कठिनाई ऐसा लिखा गया है। तो ये भी एक कारण है विज्ञान ना मानने का। और उसके बाद इसमें जो दिया हुआ है आपका समाज में प्रयोगशाला नहीं है। जिस प्रकार जो प्रकृति विज्ञान है, प्रकृति विज्ञान, उसमें प्रयोगशाला रहता है ना, उसका प्रयोगशाला रहता है, उसका बराबर माप, बराबर उसका हर एक चीज़ निकलता है। लेकिन समाजशास्त्र में इसका अभाव देखा गया है। तो ये भी एक वजह है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। किस प्रकार असमर्थ है। जो भविष्यवाणी करते हैं वो सभी जगह पे सत्य नहीं हो सकते समाजशास्त्र में। अगर हम प्रकृति विज्ञान की बात करें तो प्रकृति विज्ञान में अग्नि, मान लो कोई आग है, उसमें आग में अगर हम हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा, है ना। कागज़ का नाव है, कागज़ का नाव को हम अगर हाथ से डुबा देंगे तो वो भीग जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है सभी जगह, सभी देश, सभी काल परिस्थिति में हमें इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन जो आपका समाजशास्त्र है इसमें भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। विवाह विच्छेद की अगर हम बात करें, पारिवारिक तनाव की बात करें, सास और बहू के बीच में तनाव की बात करें, तो दोस्तों समाजशास्त्र जो है नियमों का निश्चयपूर्ण भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और एक उदाहरण मिलता है किताब में, जैसे कोई व्यक्ति किसी को गाली भी दिया, है ना, कोई व्यक्ति किसी को गाली भी दिया तो जवाब में उसको बदले में गाली मिल सकता है ना, तो बदले में थप्पड़ मिल सकता है और वो शांत भी रह सकता है। तो उसका प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो उसकी प्रतिक्रिया जो है आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा, शिक्षा दीक्षा, उनको संस्कार कैसे मिलेगा, तो आदि चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इसका भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है। इसमें जो भविष्यवाणी करते हैं उसका सत्य सिद्ध होना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने देखा समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजशास्त्र का क्षेत्र और महत्व। तो दोस्तों, इसमें हमने अर्थ देखा, परिभाषा देखा, प्रकृति देखा। तो अर्थ 30 वर्ड में पूछ सकता है, परिभाषा 30 वर्ड में पूछ सकता है, प्रकृति 13 पूछ सकता है, 16 पूछ सकता है और 100 में पूछ सकता है। तो देखिए, अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति को 2 तरीके से बांटा गया है, आपका विज्ञान मानने वाले और विज्ञान ना मानने वाले। तो वहाँ पे हमने पर्याप्त पॉइंट्स देखे हैं, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। और अगर हम अर्थ की बात करें तो आपको जो लैटिन और ग्रीक में सोशियस और जो लोगस है उस चीज़ को शाब्दिक अर्थ उसको ध्यान रखना है। और उसके बाद एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं कि आपका वो जो परिभाषा में लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में जो 4 उसमें परिभाषा लिखा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं को लिखना है। समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करते हैं, अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं, उन्हीं को लिखना है आपको, है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से हम आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र और समाजशास्त्र के महत्व के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।